हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। जेई एडवांस पैटर्न पे जो टेस्ट सीरीज है इसमें नेक्स्ट पेपर PT3 के सॉल्यूशन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है और कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन 1 क्या है, मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर आपको बताना है और ये 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो बेसिकली कैटायन और एनायन में ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयनाइज हो जाएगा। जितने ज्यादा आयंस का प्रेजेंस होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो बेसिकली कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, सारी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहां पर नंबर ऑफ आयंस हमें ज्यादा मिल सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली एक कैटायन है, एक एनायन है, 2 आयन यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ बेसिकली कोई कैटायन एनायन नहीं है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, 0 आयन। यहां अगर देखा जाए तो 3 कैटायन है, 2 एनायन है, तो टोटल 5 आयंस का प्रेजेंस यहां पे है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो Mg2+ और यहां पे 2- है, यहां पे भी 2 आयंस का प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस किसका होगा, बेसिकली थर्ड का। सबसे कम किसका होगा, सेकंड का। और फर्स्ट और फोर्थ में आपको देखना है, यहां पे भी 2 आयंस है, इधर भी 2 आयंस है, लेकिन यहां पे आयंस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पोटेशियम के ऊपर क्या होता है +1, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा -1। जितना ज्यादा आयंस के ऊपर चार्ज होगा मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस सारी टर्म्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अब यहां पे सबसे पहले कौन आ जाएगा, फोर्थ, और इसके बाद कौन आ जाएगा, फर्स्ट। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का या मोलर कंडक्टेंस का करेक्ट ऑर्डर हो गया जब इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बहुत इजी है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है। यहां लिगेंड कौन है, ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन कैसा होता है, बाइडेंटेड। और लिगेंड कौन है, अमाइन, ये कैसा होता है, मोनोडेंटेड। तो 2 × 2 + 1 × 2, टोटल यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब और क्या देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। लेट अस से कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X, C2O4 2- होता है इसके ऊपर, तो -2 चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अमाइन के ऊपर 0 × 2, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, X = +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब क्या बचा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये बहुत इजीली आ जाएगा, क्रोमियम +3 है। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 18 + 4s1 3d5 +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव करना है। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन गया एक, बाकी 2 यहां से जाएंगे, तो ये कितना हो गया 3d3। आगे 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 3d3 है। और जब D1, D2 और D3 होता है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता। D1, D2, D3 में सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, डी स्प्लिटिंग जब हो जाती है इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आगे जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होता है। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है, नीचे के जो 3 ऑर्बिटल है, और यहां पे आपने अनपेयर्ड तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और अभी पेयरिंग का कोई चांसेस नहीं था। पेयरिंग के चांसेस कहां से शुरू होते हैं, D4 से, और D4 यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो यहां लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, पेयरिंग की कोई बात आएगी नहीं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, √n × n+2। n यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 3 + 2 5, कितना हो गया, √15 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ज्योमेट्री आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ज्योमेट्री के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने थोड़ा बहुत इस तरीके से भी पढ़ा हुआ है कि d इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितने हैं या d कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। d कॉन्फ़िगरेशन अगर 8 है, क्या बता रहे कि d कॉन्फ़िगरेशन D8 to D10 है, तो यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई असर नहीं होता। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp3d2 ही आता है। सिमिलरली D1 से लेके D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई असर नहीं होता, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे कितना आता है, D2sp3 ही आता है, क्योंकि D3 तक
बेसिकली इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो यहां पे ये इंटरनल 3d के जो 2 ऑर्बिटल है ये अभी भी खाली होंगे, तो d2 यहां से यूज होगा, आगे से 4s यूज होगा, 4p यूज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा d2sp3। सिमिलरली अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर हमें कहां मिलता है, d8 कॉन्फ़िगरेशन में, और d8 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, निकल 2+ का। यहां अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग हो जाती है, एक डी खाली होता है, एक डी खाली हो जाता है तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर मान लो कि वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता, तो डी अंदर सारा कंप्लीटली फिल होता है, एक तरीके से कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, और फिर आगे से ही s और p और d ऑर्बिटल हम यूज कर सकते हैं। तो यहां अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp3। ये सारी बातें हमें पता है। अगर ये बातें पता है तो भी हम डायरेक्टली यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं, वरना हर किसी केस में आपको कंप्लीट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो ये निकल 2+ है, बेसिकली निकल 2+ कितना होता है, 3d8 होता है, 4s0, 4p0, 4d0, आगे के ऑर्बिटल तो खाली है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा, फिल करके आप देख सकते हो। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ 4 है, 6 नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर क्या मिलेगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहां पे पेयरिंग हो जाएगा तो एक इंटरनल डी यहां पे खाली होगा। सेकंड पे आ जाता है, सेकंड भी बहुत इजी है, कोबाल्ट 3+ है बेसिकली, और कोबाल्ट 3+ कितना होगा, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब ये d6 अगर सारे पेयर हो जाते हैं, अगर d6 सारे पेयर हो जाते हैं तो अंदर d खाली है, 2d खाली है अभी भी, 4s, 4p0, 4d0, 6 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 ऑर्बिटल यूज करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, d2sp3। और अगर मान लो कि पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं है तो फिर यहां पे ये अंदर के जो डी है हाफ फील्ड है, तो आपको बाहर से ही डी यूज करने पड़ेंगे, तब हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp3d2। d2sp3 कहां आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में, sp3d2 कहां आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में। तो बेसिकली यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। और Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा d2sp3। इन एनी केस ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आंसर तो आ ही गया कि कहां पर सेम ज्योमेट्री प्रेजेंट है। बाकी के ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पे अगर आपने डायरेक्ट आंसर बनाया तो गलत हो जाएगा। NiCO4, अब क्या लग रहा है आपको कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कर सकते हैं कि dsp2, लेकिन ये dsp2 आंसर गलत है। ये केवल कहां आता है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन या 4d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां बेसिकली निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, तो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है कितना है, 4s2 3d8 है, 18 + 4s2 3d8। ये वापस से 3d में जाएंगे, इंटरनल शेल को पहले कंप्लीट करेंगे तो 3d 10 हो जाएगा, 4s0 हो गया, आगे 4p0, 4d0 सब है, तो यहां तक कंप्लीटली फिल्ड है, तो 4 ऑर्बिटल बेसिकली आपको आगे से मिलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। और यहां दिक्कत नहीं है, Ni2+ क्या होता है, 3d8, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या आ जाएगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा। तो थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और निकल का कॉम्प्लेक्स है, और एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। कॉपर +1 दे रखा है, कॉपर +1 कितना होगा, 3d10, 4s0, 4p0, 4d0, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो बेसिकली आंसर क्या आ सकता है, sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। और निकल 2+ है, निकल 2+ क्या होता है, 3d8 होता है, 4s0, 4p0, 4d0, आगे के ऑर्बिटल खाली होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो एक डी यहां से आएगा, 4s, तो कितना हो जाएगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर केवल कौन सा, सेकंड है, जहां पर sp3d2 या d2sp3 बन रहा है, लेकिन ज्योमेट्री हर किसी केस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि d8 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और d8 कॉन्फ़िगरेशन में वीक फील्ड लिगेंड है, तब यहां पर sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और d10 कॉन्फ़िगरेशन है
तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में तो फिर आगे से ही खाली ऑर्बिटल मिलेंगे, तो हमेशा sp3 या sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। sp3 कब मिलेगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और sp3d2 कब मिलेगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये कॉम्प्रीहेंशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्रीहेंशन 2 देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन 2 भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्रीहेंशन 2 में क्या दे रखा है? कॉम्प्रीहेंशन में तो बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा है कुछ 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी NaCl के साथ ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो NaCl में क्या है? Na+Cl-, कितने आयंस का प्रेजेंस है? 2 आयंस का प्रेजेंस है। तो आपको बेसिकली सारे कॉम्प्लेक्स में ये ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर 2 आयंस का प्रेजेंस है। जहां 2 आयंस का प्रेजेंस होगा उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो भी टर्म बोलना है, कंडक्टिविटी बेसिकली हम बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी NaCl के कब इक्वल हो सकता है? जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी 2 आयंस का प्रेजेंस है। और एक सेकंड कंडीशन यहां पे क्या लगा रखा है कि आइसोमेरिज्म शो नहीं करना चाहिए। डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, इजीली आ जाएगा ये तो। CO3 माइनस कार्बोनेटो लिगेंड है En2 Br। यहां पे भी 2, यहां पे क्या होगा? Br माइनस, और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा? +1, 2 आयन है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। सेकंड में देखिए, CO3 H2O2 NH3 होल ट्वाइस Br। यहां पे भी एक कैटायन है, एक एनायन है, ये भी आंसर हो सकता है। COCN NH3 होल 5 Br। यहां पे भी एक, सर यहां Br2 है तो एक कैटायन है, 2 एनायन है, ये आंसर नहीं हो सकता है। मोलर कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट NaCl के इक्वल होना चाहिए और आइसोमेरिज्म शो नहीं करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और लास्ट क्या है? CO3 NH3 होल 4 Br। और यहां पे ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें भी 2 ही आयन प्रेजेंट है। अब आइसोमेरिज्म की बात आती है, तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? Ma2Bb, सॉरी। तो यहां तो बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होता ही है। आपको ये पता है ना, Ma होल थ्राइस इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक ही बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप यहाँ पे बनाते हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो उसका डी फॉर्म और एल फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो स्टीरियो आइसोमर बेसिकली कितने होंगे? 2। तो जब यहाँ प्रेजेंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो यहाँ तो मैंने जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो भी डिफरेंट कर दिए, यहाँ पे भी पक्का प्रेजेंट होगा और बेसिकली डी फॉर्म और एल फॉर्म 2 बन सकता है। अब सेकंड पे आते हैं, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ तो बहुत सारे डिफरेंट लिगेंड है, तो ज्योमेट्री भी बहुत सारी पॉसिबल होगी, ऑप्टिकल आइसोमर भी बहुत सारे पॉसिबल होंगे। ये हटा दो, इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो? Ma और सिमिलरली A2 B2। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, तो यहां बेसिकली एक बाइडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड है। इस केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर या कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर मीनिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इसको आप चाहें तो बना के भी देख लेते हैं। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है इसको आप सबसे पहले बनाया करो AA। अब बेसिकली 4 A हैं, चारों सिमिलर है, तो इनको रखने के लिए केवल यही पोजीशंस खाली है और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब ना तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और ना ही यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि POS तो यहाँ प्रेजेंट होगा, POS प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेसिकली। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्टिकुलर मेटल आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है? N-1 D8 NS2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली किसका हो सकता है? मेटल में निकल मेटल का, या निकल के नीचे कौन आता है? पैलेडियम आता है, प्लैटिनम होता है, उन सब में यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। निकल का क्या होता है? 4s2 3d8। और इसको अगर आप शेल वाइज लिखो, ये तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा है, सेल वाइज लिखो तो पहले इनर शेल आना चाहिए, तो 3d8, उसके बाद आउटर शेल 4s2। तो निकल के केस में आपसे पूछा है कि क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है और उस ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है, और आपको हमेशा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पेयरिंग करवाना है, और पेयरिंग करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का रिक्वायरमेंट होता है।
ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है? +2 ऑक्टाहेड्रल, +4 ऑक्टाहेड्रल, +2 स्क्वायर प्लेनर। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा पॉसिबिलिटी है। निकल की बात कर लेते हैं क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है और बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कॉम्प्लेक्स हमेशा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। +2 अगर है निकल +2, तो यहां क्या होगा बेसिकली 3d8 और 4s तो 0 हो ही चुका है। अब 3d8 है, आगे क्या है 4s 0 है, 4p 0 है, 4d 0 है और टोटल हमें देखना है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रखना है तो पेयरिंग करवानी है। वैसे भी निकल 2+ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि निकल 2+ में 3d8 है और 3d8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीक फील्ड की तरीके से मैंने भर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके से भरते हैं तो पहले पेयरिंग करवाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे इसी तरीके से आता, वीक फील्ड में भी ऐसा ही आता, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी ऐसा ही आता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो तो होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो कैसा कॉम्प्लेक्स आता, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो वो डिस्कस नहीं करना है। तो +2 में ऑक्टाहेड्रल ये तो गया। अब आता है +2 में स्क्वायर प्लेनर देख लेते हैं। तो +2 है तो क्या है 3d8 है, 4s 0 है, 4p 0 है, 4d 0 है। स्क्वायर प्लेनर में जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन यहां पे अगर आप इस तरीके से भी दिखा दे तो भी आंसर आ जाएगा। +2 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब हो सकता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, सभी ऑर्बिटल्स का पेयरिंग करवा देता है। ये ऑर्बिटल्स का पेयरिंग होने के बाद एक 3d खाली होता है, तो 3d से एक लिया, 4s से एक लिया, 4p से 2 लिए, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है dsp2, और dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो निकल 2+ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो सकता है और वहां पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड की जरूरत पड़ती है तो पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो सही है। +4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये तो इजीली आ जाएगा। निकल +4 में क्या होगा 3d6, निकल +4 3d6 4s 0 4p 0 4d 0। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी या नहीं आएगी ये देखना है। डायमैग्नेटिक के लिए पेयरिंग करवाना, पेयरिंग के लिए क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये d6 बना देता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है 1 2 3, पहले 3 ऑर्बिटल तक तो कोई पेयरिंग नहीं होता क्योंकि इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, वरना आप हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट कर सकते हो। अब 4th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं 5th 6th, d ऑर्बिटल खाली है तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां से बनेगा। d2sp3 को मतलब क्या बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो b है और ये जो c है ये दोनों पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स का है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कंप्लीट d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा, sfl और wfl का रोल होगा। तो फर्स्ट अपने पास क्या है Mn CN6, बहुत इजीली आंसर आ सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड से ही काम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद बहुत इजीली आप बता सकते हो कि पेयरिंग हुआ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पेयरिंग नहीं हुआ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, FeCN6 3-, CrCN6 3-। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए Mn2+ है, Mn2+ कितना होता है 3d5 4s 0 4p 0 4d 0। 3d5 है तो यहां पेयरिंग तो होगा, पेयरिंग होने के बाद बेसिकली क्या होगा 1 2 3 4 5 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड पे आते हैं CO3+, CO3+ क्या होता है 3d6 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन भी, 3d6 4s 0 4p 0 4d 0 CO3+। यहां पे भी पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पे 0। Fe3+ कितना हो जाता है 3d5 होता है, 3d5 4s 0 4p 0 4d 0। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत कब पड़ेगा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है।
फिलहाल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, वहां से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। 1 2 3 4 5 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम 3+, हाँ क्रोमियम 3+ ही है, तो क्रोमियम 3+ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d3, 4s0, 4p0, 4d0। 3d3 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो कोई पैरिंग नहीं हो सकता। 1 2 3 3d4 के बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है, तो यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का आएगा 4th में। यहां तक टोटल 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, दोनों कॉम्प्रीहेंशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो कॉम्प्रीहेंशन है ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का है, कॉम्प्रीहेंशन 3। इसमें भी 3 क्वेश्चन है और केमिकल काइनेटिक्स में आर्रेनियस थ्योरी का क्वेश्चन है। तो आर्रेनियस थ्योरी जो है यहां बेसिकली क्या आता है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका यूनिट क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का यूनिट क्या होता है, पर टाइम। टाइम अगर सेकंड में है तो पर सेकंड हो जाएगा। e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT, ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, ये तो यूनिटलेस ही होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली K का जो यूनिट है वही A का यूनिट होगा। K का यूनिट क्या है, पर टाइम। A का यूनिट भी पर टाइम होगा तो A का स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड। क्वेश्चन 2, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल X इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बेसिकली आपको पता है, और इसी फ्रैक्शन का मतलब होता है X एक ऐसा फ्रैक्शन है जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या इससे ज्यादा की है, तो यही बेसिकली मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके क्या बना सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा करने के लिए इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, और सफिशिएंट एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और कितने पार्टिकल्स के पास ऐसी एनर्जी हो सकती है, उसका फ्रैक्शन कहां से आता है, e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। ln अगर लेंगे तो ln x हो जाएगा, यहां से कितना आएगा, माइनस EA/RT। तो ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि पेपर सारा ही इजी बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का जो थर्ड क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। कहां से कहां तक, 290 केल्विन टू 300 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब आपसे यह पूछा है कि ऐसे जो रिएक्शन है इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकता है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट है T+10 पे और जो रेट कांस्टेंट है T पे, ये रेशियो आपको निकाल के बताना होता है। अब ये रेशियो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आता है, 2 to 3 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जब रिएक्शन में मेंशन नहीं किया जाता तो ये रेशियो कितना अज्यूम करना होता है, 2। इसका मतलब क्या होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज पे रेट कांस्टेंट K डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट K इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट K दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल है मतलब रेट कांस्टेंट K क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपको इनिशियल रेट कांस्टेंट पता चल गया, फाइनल रेट कांस्टेंट पता चल गया। कहां से कहां तक टेम्परेचर राइज है, 290 टू 300 केल्विन। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, तो यही आरएनएस इक्वेशन आपको यूज करना है। आरएनएस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। इसका लॉग लेने के बाद क्या बनेगा, ln K ln A माइनस EA/RT। टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 होगा, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 होगा। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, ln K2/K1 EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब बताइए K1
को अगर आप K1 मानो तो K2 की वैल्यू बेसिकली क्या होगा, K1 का जस्ट डबल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट K की वैल्यू डबल हो जाती है। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा अपने पास, ln2 ये R की वैल्यू क्या होती है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 1/T1 1/290 माइनस 1/300। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ऑलमोस्ट 12 किलो कैलोरी पर मोल के करीब आएगा। तो ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन एकदम इजी थे, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है और इस आर्हेनियस इक्वेशन में कोई भी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग किसका था, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा का काइनेटिक एनर्जी होता है, जो एक्चुअली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, e⁻⁻⁸ बाकी सब तो आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब सारा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl3, तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स की शक्ल बनवाएगा ये बोल रहा है कि 3 आयंस यहां पे मिलते हैं 100% आयोनाइजेशन के बाद। तो इस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर किया जाए तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन के बाद कितने आयंस हमें मिलने चाहिए, 3 आयंस। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। 3 आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, और आयंस बेसिकली कहां से आ सकते हैं, Cl- से, तो 2 Cl बाहर होंगे, एक Cl अंदर होगा, H2O5 कोबाल्ट, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मोनोडेंटेड है, और बाकी क्या बच गया, एक H2 बच गया। अब इसको जब आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन कैसा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायन, एक आयन तो ये हो गया, 2 एनायन बनेंगे, ये 2 आयन हो गए, एनायन हो गए, तो टोटल क्या हो गया, 3 आयन। शक्ल तो आपने बना लिया। इसके बाद क्या बोला है कि इसका En आपको फाइंड आउट करना है, En को बोला है x, और फिर इसकी AgCl के साथ, सॉरी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। AgNO3 किस में दे रखा है, एक्सिस में, तो बेसिकली AgNO3 में क्या प्रेजेंट है, Ag+ किसको खाता है, Cl- को, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट में AgCl के जितने मोल होंगे, इन मोल को क्या बोला गया है, y, और आपको फाइनली बताना है कि x + y का क्या वैल्यू हो सकता है। तो ये तो बहुत इजी है, अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल से क्या मिलेगा, 2 मोल Cl-, ये एक्सिस में है, 2 मोल Cl- से बेसिकली क्या मिल जाएगा, 2 मोल AgCl, तो y का वैल्यू तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना हो गया, 24 प्लस, इतना तो कोबाल्ट 3+ के पास इलेक्ट्रॉन है, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, लिगेंड से। लिगेंड कैसे है, मोनोडेंटेड है, कितने लिगेंड है, 6, हर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2, तो 12 + 24 कितना हो गया, 36, एंड 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, और AgCl के कितने प्रेसिपिटेट बन गए, 2 मोल, तो यहां पे आंसर कितना हो गया, 38। सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आपको आइडेंटिफाई करना है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। कॉम्प्लेक्स क्या दे रखे हैं, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, उसके बाद 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हाई स्पिन लो स्पिन का जो आंसर है ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का एप्लीकेशन आपको देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में हमको कंप्लीट आंसर कंप्लीट इनका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करना है, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं करना है। ये बहुत लॉजिकली आप कर पाओगे। 3- है यहां पे। इसके बाद कौन है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, या 4+ है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है 3+ है, सॉरी 2+ है ये, और लास्ट में है Mn का कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चार्ज इसके ऊपर कितना है, 2+ है। इन सारे ऑप्शंस में आप देखिए कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। अब बताइए हाई स्पिन कब होता है,
हाई स्पिन के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब हो सकते हैं? जब वीक फील्ड लिगेंड का प्रेजेंस हो, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवाएगा, इलेक्ट्रॉन जितने अनपेयर्ड है उतने ही रहेंगे, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, पेयरिंग करवाने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप देखना साफ नजर आ रहा है CN6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैं यहां पे ये भी नहीं निकालना चाहता कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। Fe3+ है, यहां पे Fe2+ है। Fe3+ में बेसिकली क्या होगा? 3d5। यहां कितना होगा? 3d6। और 3d5 में ये पेयरिंग करवा सकता है, 3d6 में पेयरिंग करवा सकता है। पेयरिंग करवा देगा तो लो स्पिन आएगा, हटाओ। Fe(F6) है, 3d5 है, Fe3+ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा सकता। पेयरिंग नहीं करवा सकता तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एग्जैक्टली सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 3d5 में बेसिकली क्या होगा? 1 2 3। पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। एग्जैक्टली जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे बिना स्प्लिटिंग के हम बनाते हैं, बाद में भी वापस से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही आ रहे हैं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड कोई पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। और पैरामैग्नेटिक तो ये है ही सही। यहां पे तो मैंने मैग्नेटिज्म भी चेक नहीं किया। अगला क्या आ जाता है? टाइटेनियम। अब टाइटेनियम 4+ की बात है तो ये कितना हो गया? 3d0। आगे तो सारे ऑर्बिटल खाली है। यहां तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आ सकता, ये तो डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगले कौन है? क्रोमियम 2+, Mn2+। क्रोमियम 2+ कितना होता है? 3d4। और Mn2+ कितना होता है? 3d5। दोनों में H2O लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो 5th और 6th भी आंसर होगा। तो टोटल यहां पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। आप इसमें भी देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इसी तरीके से होता है। फिल करवाइए 1 2 3, पेयरिंग नहीं करवाना है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया। 1 2 3, पेयरिंग नहीं करवाना है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 11th और 12th। अब 13th क्वेश्चन है, और 13th क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वहां से कुछ लॉजिकल डिडक्शन भी हम कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे हम। Pt हाइड्रोजन गैस है, P1 इसका प्रेशर है, H+ एक्वस साइन, फिर क्या दे रखा है? हाइड्रोजन गैस है, P2 इसका प्रेशर है, और Pt इलेक्ट्रोड है, Pt सॉलिड। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों कैथोड और एनोड में क्या दे रखा है? हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल कितना होता है? 0 होता है। और वैसे भी E0 सेल यहां पे 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। E0 सेल कितना हो गया? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। 0 - 0, E0 सेल तो 0 आना ही है। अब आप और यहां पे ध्यान दीजिए कि जहां पर भी गैस इलेक्ट्रोड होता है तो गैस इलेक्ट्रोड में बेसिकली क्या हो सकता है? जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? H2 से 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होगा तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या बनेगा? H2। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल करवा सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ये कैरी नहीं कर सकता। गैस से कोई कनेक्शन थोड़ी बनता है, तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कंडक्टिंग मेटल चाहिए या कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। यहाँ पे वो कंडक्टिंग मटेरियल किसका है? प्लैटिनम वायर का। तो इस इलेक्ट्रोड को बेसिकली और क्या बोलते हैं हम? बताइए। गैस इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड इसको बोला जा सकता है। अब यहां देखिए कि कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, जबकि सेल की फंक्शनिंग के लिए सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी होता है। अब सॉल्ट ब्रिज करता क्या है कि जो दोनों कंपार्टमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और यहां पे सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है। यहां पे बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में डिप है। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। यह प्लैटिनम वायर है, यहां वोल्ट मीटर लगा देता हूं मैं। यह प्लैटिनम वायर वापस से इसी सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहां बेसिकली क्या है? H+ आयन का सॉल्यूशन है। इधर से H2 गैस अंदर आ रहा है, और यहां से H2 गैस बाहर निकल रहा है एक तरीके से। इधर वाला क्या है? एनोड, और इधर वाला क्या है? कैथोड।
क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कंसेप्ट भी आप देखिए। सॉल्ट ब्रिज नहीं है, जबकि सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तब भी ये सेल वर्क करेगा। किस तरीके से? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस से क्या बनेगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2H प्लस मतलब क्या हो गया? एक्वस। अब यहां जिस तरीके से 2H प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो प्लैटिनम का वायर है आउटर सर्किट में लेके चला जाएगा। अब इस मिक्सचर में बेसिकली अगर बात करें सॉल्यूशन में, H प्लस आयन बढ़ चुके, H प्लस आयन बढ़ चुके, या फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद H2 फर्दर 2H प्लस नहीं बनाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो फिर सेल में करंट का जो फ्लो है ये बंद हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2H प्लस है, यहीं पे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के बाद ये जो इक्विलिब्रियम है वापस से डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फिर इलेक्ट्रॉन बनते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में कैरी करता है और इस तरीके से सेल कंटिन्यूसली वर्क करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बिना किसी सॉल्ट ब्रिज के या बिना किसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के भी ये सेल चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपने आप ही मेंटेन है। यहां से जो H प्लस निकलेगा वो बेसिकली यहां पे क्या करेगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना लेगा? H2। तो एक तरीके से इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहां से H प्लस निकलता जाएगा, यहां से H प्लस कंज्यूम होता जाएगा। ये एनोड का इक्वेशन हो गया। कैथोड का क्या होगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H प्लस है मतलब एक्वस है और हाइड्रोजन गैस बन गया। कैथोड और एनोड का इक्वेशन आपने बता दिया। अब आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सेल पोटेंशियल आप बेसिकली देखिए, हाँ सेल पोटेंशियल ही बताना है। सेल पोटेंशियल बताने के लिए नस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln Q। यहां पे मैंने 0.0591 नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन में मेरे को इसी तरीके से दे रखा है, यहां कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले n का वैल्यू बता दीजिए। n का वैल्यू कितना है? 2। यहां एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, कैथोड वाला 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपको और क्या बताना? Q को क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट Q। ये ई नॉट सेल कितना है? 0 है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। Q कब आ सकता है? जब आप सेल की इक्वेशन बनाओ। तो सेल का इक्वेशन क्या होगा? H2 गैस एनोड वाला प्लस 2H प्लस एक्वस आयन कैथोड वाला। इससे क्या बन गया? 2H प्लस एक्वस एनोड वाला है और प्लस H2 गैस कैथोड वाला। अब H प्लस जो आयन है वो तो कैथोड और एनोड दोनों के लिए सेम है, तो ये इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना होगा? H प्लस एनोड स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैथोड रेज टू पावर 1। इधर क्या हो जाएगा? H प्लस कैथोड स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड हाइड्रोजन गैस रेज टू पावर 1। ये हटा दिया। ये कैथोड पे पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? P2 और इधर कितना दे रखा है? P1। तो एग्जैक्टली आपके पास रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू कितना आ गया? P2 डिवाइडेड बाई P1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस RT बाई NF। NF कितना हो गया? 2F log P2 बाई P1। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो RT बाई 2F log की बेस E है यहाँ पे, तो उसको LL लिख सकते हैं P1 बाई P2। और ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इजीली आ गया। ई सेल का एक्सप्रेशन अगर आपको बनाना है तो नस्ट इक्वेशन यूज करना। नस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए फिर बता रहा हूं 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ई नॉट सेल तो कोई भी बता सकता है। ई नॉट सेल के लिए SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ एनोड क्वेश्चन में मिलता है, तो वो तो गया। केवल आपको क्या बताना होता है कि सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है और सेल रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू क्या है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। 14th क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हमें दे रखा है और इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इन तीनों इलेक्ट्रोड से हमें एक ऐसा सेल डिजाइन करना है जिस सेल का सेल पोटेंशियल मिनिमम हो और साथ ही साथ ये सेल वर्क भी करे। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होने के लिए इस सेल रिएक्शन का जो डेल्टा G है वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए या सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन कैसा दे रखा है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और पॉजिटिव वैल्यू में भी यहाँ पे जो EMF का वैल्यू है या सेल पोटेंशियल का वैल्यू है ये मिनिमम आना चाहिए।
और तीनों इलेक्ट्रोड की इक्वेशन आपके पास है, और तीनों इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है स्टैंडर्ड स्टेट पे। अब बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, हर किसी में इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एसआरपी की वैल्यू आपको दे रखी है, एसआरपी। बताइए स्टैंडर्ड स्टेट है तो ई सेल तो नहीं आ सकता, ई नॉट सेल आ सकता है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब बताइए कैथोड किसका बनाना है, एनोड किसका बनाना है, ताकि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव भी आए, तभी सेल वर्क कर सकता है, तभी सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और ये सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कैथोड आप किसको नहीं बना सकते, फर्स्ट वाले को, क्योंकि अगर आपने इसको कैथोड बना दिया तो बेसिकली इसके लिए सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, ये एसआरपी का वैल्यू कितना है, -1.05। तो यहां पर बेसिकली माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें से रिड्यूस करेंगे तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो ईएमएफ नेगेटिव हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, तो इसको हम कैथोड तो नहीं बना सकते। एक बात और सोचिए कि अगर आपने इसको एनोड बनाया, एनोड बनाएंगे तो क्या होगा कि कैथोड में कुछ वैल्यू है यहाँ पे माइनस, एनोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट किया जाता है, जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ये हमें पता है, लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। इसको अगर मैंने एनोड बनाया तो इसका एसआरपी कितना दे रखा है, -1.05, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बेसिकली टोटल वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा, और टोटल वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आ गया मतलब मैक्सिमम सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ सकती है। तो ये तो पता चल गया कि इससे हमें काम नहीं करना है, इसको अगर एनोड बनाएंगे तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसको अगर कैथोड बनाएंगे तो सेल पोटेंशियल बेसिकली नेगेटिव आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। इन दोनों पे वर्क करना है, इन दोनों के लिए एसआरपी का वैल्यू कितना है, 0.28 और 0.56, पॉजिटिव लाना है तो 0.56 माइनस 0.28, तो इसे क्या बनाना पड़ेगा हमें, कैथोड, और इसे क्या बनाना पड़ेगा, एनोड। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, 0.56 माइनस 0.28 कितना हो गया, 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.28 वोल्ट। ये इस पर्टिकुलर सेल का सेल पोटेंशियल होगा। ये सेल पोटेंशियल इन तीनों इलेक्ट्रोड में मिनिमम सेल पोटेंशियल हम बना सकते हैं, चाहे कोई भी हम यहाँ पे वेरिएशन या कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करें, और ये सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है तो बेसिकली सेल रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15th पे। 15th क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये बेसिकली आपके कंसेप्ट को देखेगा, चेक करेगा कि आपको सही से पता है या नहीं है। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो एक तरीके से क्या दे रखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1.36। अब आपसे क्या किया कि इस रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट ऑपोजिट अगर कर देंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। इस रिएक्शन को रिवर्स करना है तो ये जो क्वांटिटी है इसके सामने क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है, या Cl2 से क्या बन रहा है, 2Cl माइनस, और यहाँ क्या बन रहा है, Cl माइनस से हाफ Cl2, तो क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का? तो बिल्कुल सही जवाब है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल आप निकाल रहे हो ये सब कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए इक्वेशन आप किसी भी तरीके से लिखो, इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी यूज करो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसको जस्ट ऑपोजिट लिखूं तो जस्ट ऑपोजिट क्या आएगा, 2Cl माइनस से क्या बनेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए E नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1.36 वोल्ट। और इसको अगर मैंने जस्ट हाफ भी कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, E नॉट का वैल्यू तो तब भी क्या होगा, -1.36 वोल्ट ही होगा, क्योंकि E नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -1.36 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के लिए है, और केमिकल काइनेटिक्स में इसमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा, होमोजीनियस रिएक्शन है, ऐसा कुछ दे रखा है, A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है।
ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है हाफ, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है हाफ, इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1, ए और बी के इनिशियल मोल कितना है 1, दोनों के मोल अगर सेम है तो इस रेट एक्सप्रेशन को अपन ऐसे ही लिख देते हैं ना, के इंटू ए रेज़ टू पावर हाफ, और हाफ कितना हो गया 1, दोनों के मोल अगर सेम है तो बेसिकली दोनों को मैं एक ही रिएक्टेंट कंसिडर कर सकता हूं, और ऐसा हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी किया था। एटी यहां पे आपको क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का 1 मोलर है, बी का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन बी के बारे में कुछ पूछा नहीं है, ऑल्दो अगर आपके बी के बारे में पूछा जाए तो भी आप जवाब दे सकते हो, सिमिलर हालत होगी वो तो, ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर सेम है तो ए के इनिशियल मोल और बी के इनिशियल मोल इक्वल है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद ए का अगर मोल 0.1 मोलर होता है तो बी का मोल भी 0.1 मोलर ही होगा, और टाइम टी पे इसके मोल कितने हो जाने चाहिए 0.1 मोलर, तो ये टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बहुत इजीली निकाला जा सकता है। केवल यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1, अब यहाँ रिएक्टेंट तो बेसिकली 2 है ए और बी, लेकिन ए और बी में जिस तरीके से मोल डिसोशिएट होंगे वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न होगा, क्योंकि ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है सेम है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया एक तरीके से, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आता है, ln a नॉट डिवाइडेड बाय at दैट इज इक्वल टू kt, a नॉट कितना है 1, at कितना है 0.1, k की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकंड इंटू टाइम t, ln 10 हो गया, ln 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303, ये 2.303 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकंड, तो ये ऊपर चला गया तो सेकंड हो गया, टाइम किस में आ जाएगा सेकंड में, 100 सेकंड आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल आपको एक ट्रिक यूज करनी थी कि कंप्लीट रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख दो, ए के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर है, ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, अब ये किसका क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली एक होमोजेनियस गैसियस इक्वेशन आपको दे रखा है, मतलब सारे जो कंपोनेंट है वो गैसियस हैं, 2b + c ऑल गैसियस कंपोनेंट, और टोटल प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी है टाइम t इक्वल टू t पे, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे, और आपसे ये पूछा है कि रेट कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा। तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन हो गया, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। क्या टॉपिक था, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। यहां बेसिकली आपको रिएक्शन में क्या दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, और उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से आप क्या निकालते हो कि जो रिएक्टेंट ए है, और हाँ जो रिएक्टेंट ए है उसका इनिशियल और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट किया जाता है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन दे रखा है प्रेशर का, इस प्रेशर की वैल्यू को आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनिशियल रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम टी पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे कि जो भी गैस का प्रेशर है वो उसके मोल के तो प्रोपोर्शनल होता ही है, और बेसिकली सिस्टम का जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो सब कांस्टेंट दे रखा है। तो जो काम हमें नंबर ऑफ मोल से कर सकते हैं या जो काम प्रेशर से कर सकते हैं वही नंबर ऑफ मोल से हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुट करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन के। प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, अज्यूम कर लेते हैं कि इसका प्रेशर इनिशियली कितना है P नॉट, इनका कितना होगा 0, तो टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू t, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपको क्या मिलता है, रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं मिलता, क्या मिलता है, टोटल प्रेशर। रिएक्टेंट का प्रेशर मिल जाए तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट के प्रेशर को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पुट करो। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर रिएक्टेंट का प्रेशर मिल ही जाए तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं मिलता है। किसका प्रेशर मिलता है, टोटल गैसियस मिक्सचर का प्रेशर मिलता है। अब इस टोटल गैसियस मिक्सचर के प्रेशर से रिएक्टेंट का प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस से कि रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, P नॉट है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो B और C का कितना होगा 0, तो टोटल प्रेशर भी कितना होगा P नॉट। अब यहां कितना होगा, P नॉट में से x अगर चला गया तो ये कितना बनेगा 2x, ये कितना बनेगा x। तो टोटल प्रेशर अपने पास जो भी है उसकी वैल्यू दे रखी है PT, इन्फिनिटी पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 2P नॉट, ये हो जाएगा P नॉट। अब टोटल प्रेशर क्या है, दिस प्लस दिस, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है P इन्फिनिटी, तो यहां से क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर 3P नॉट विच इज इक्वल टू P इन्फिनिटी, तो P नॉट इज इक्वल टू P इन्फिनिटी बाई 3।
पी नॉट का वैल्यू पता चल गया, और पी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के। पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये टोटल प्रेशर हुआ, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस 2x टाइम टी पे, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, पी टी। बताइए पी नॉट का वैल्यू कितना है, पी इंफिनिटी बाई 3 प्लस 2x इज इक्वल टू पी टी। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये पी टी माइनस ये पी टी माइनस पी इंफिनिटी बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x का वैल्यू आ गया। x की वैल्यू के साथ हमें और क्या चाहिए, पी नॉट माइनस एक्स, टाइम टी पे जो प्रेशर है, क्योंकि टाइम टी पे जो प्रेशर होगा ये टाइम टी पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू लानी है, पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू, पी नॉट की वैल्यू क्या है, पी इंफिनिटी बाई 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 पी टी माइनस पी इंफिनिटी बाई 3। तो ये कितना हो गया, पी इंफिनिटी बाई 3 माइनस, सॉरी प्लस है ये तो एक तरीके से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, पी टी माइनस पी इंफिनिटी बाई 3, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। तो p इंफिनिटी बाई 3 प्लस p इंफिनिटी बाई 6 माइनस पी टी बाई 2, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 + 1 3 p इंफिनिटी बाई 6 माइनस पी टी बाई 2, तो ये हो गया p इंफिनिटी बाई 2 माइनस पी टी बाई 2। तो कॉमन ले लिया मैंने, पी नॉट माइनस एक्स, और पी नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई, पी नॉट की जो वैल्यू है ए नॉट को प्रोपोर्शनल होगा, और पी नॉट माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो ए नॉट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। इनिशियल और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू क्या है, पी इंफिनिटी बाई 3। ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, पी नॉट माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या है, पी इंफिनिटी माइनस पी टी बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू टी। तो ये कितना हो गया, एलन को और क्या लिखा जा, हाँ एलन ही ठीक है, पी इंफिनिटी बाई 3 पी इंफिनिटी माइनस पी टी, 2 ऊपर चला गया, 1/t इज इक्वल टू के। ये फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर बनाना ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसेस है, केवल आपको ये देखना है कि टोटल प्रेशर का जो ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, रिएक्शन में जो टोटल प्रेशर मिला है, इस टोटल प्रेशर से रिएक्टेंट ए का प्रेशर बताना है, और रिएक्टेंट ए का जो भी प्रेशर होगा वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो भी सही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव डिके दे रखा है, और रेडियो एक्टिव डिके में बेसिकली ये पूछा है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास होंगे उन प्रोडक्ट के लिए किसी एक कंटेनर में पर्टिकुलर टाइम टी पे, सॉरी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, और कंटेनर का वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो कितना प्रेशर यहां पे जनरेट होगा। तो क्या लग रहा है कि जो रेडियो एक्टिव डिके है इससे बेसिकली यहां क्या प्रोड्यूस होना है, गैस। गैस कौन सा होता है, हीलियम गैस होता है ना, हीलियम 2+ पार्टिकल को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो इतना अंदाजा तो लग गया कि इस डिके में हीलियम आपको बनाना है, Bi21183, और क्या बन गया, Tl81 कितना मास लॉस हुआ है, 2112074 का मास लॉस हुआ, तो एक अल्फा पार्टिकल बनाना है आपको। तो बेसिकली हीलियम गैस की अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है, और आपको यह दे रखा है कि इसका इंटीग्रेशन होने के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इसका मास कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे ये कितना जनरेट होगा। केवल यही गैसियस कंपोनेंट है, इसी की वजह से आपको वॉल्यूम अज्यूम करना है, बाकी सब पे ध्यान देना ही नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास है, वॉल्यूम की वैल्यू है, तो आइडियल गैस मानने के बाद इसका प्रेशर किससे आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। वॉल्यूम आपके पास है, टेम्परेचर आपके पास है, प्रेशर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल हीलियम के यहाँ पे कितने मिलेंगे ये भी देखना पड़ेगा, इसी के लिए केमिकल काइनेटिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियली ये कितना है, 2 मोल है, ये कितने होंगे 0, तो इनिशियली गैस का प्रेशर क्या होगा 0। अब टाइम टी पे आते हैं, तो टाइम टी पे क्या होगा, इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 130 सेकेंड, और कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद आपसे प्रेशर पूछा है 520 सेकेंड। तो 520 सेकेंड और हाफ लाइफ है 130 सेकेंड, 13 × 4 कितना होता है, 52 होता है। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद। तो आपको पता ही है ना कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है, और फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में
हर किसी हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना हो जाता है वो आपको पता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए है, सॉरी ए नॉट है, तो आफ्टर एन हाफ लाइफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, 2n से डिवाइड कर दो, एटी की वैल्यू इसी को बोलते हैं। तो 4 हाफ लाइफ के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/2 1/16 टाइम हो जाएगा। तो 1/16 टाइम कितना होता है, 2 × 1/16, तो 2 × 1/16 कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट होना चाहिए। तो बेसिकली यहां से कितने मोल इसके डिसोशिएट होंगे, 2 - 2/16, तो ये कितना हो जाएगा 32 - 2 30/16, ठीक है। 2/2/16 मोल यहां पे इसके फाइनली लेफ्ट होंगे, तो डिसोशिएटेड मोल कितने होंगे 30/16, एक मोल से एक मोल बनता है, तो 30/16 से 30/16 बनेगा इसका। मोल आपको पता चल गए, वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो प्रेशर पी का वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, पी इंटू वॉल्यूम कितना है 100 लीटर है, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हीलियम के 30 डिवाइडेड बाई 16, आर का वैल्यू होता है 0.0821, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, तो प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। और ये बेसिकली आप ही कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का है, और ये क्वेश्चन बेसिकली ऑर्डर डिटर्मिनेशन के ऊपर है। ये सब हटा देते हैं। ऑर्डर डिटर्मिनेशन का कौन सा मेथड आपको यूज करना है ये तो डेटा के बाद ही पता चलेगा। अब डेटा देखना, यहां पे क्या दे रखा है, डेटा है आपके पास ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, और उसकी रेट दे रखी है। तो बेसिकली कौन सा मेथड यूज करना होगा ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए, इनिशियल रेट मेथड। किसी पर्टिकुलर रेट के रेस्पेक्ट में जब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज होगी तो रेट की वैल्यू चेंज होगी। अब रेट में कितना चेंज आएगा इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना होगा, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। तो यहां बेसिकली मेथड हम क्या फॉलो करते हैं कि कोई भी दो डेटा सेट ऐसे लेते हैं जहां पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट और बी का वेरिएबल हो, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आता है उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आता है वो नोटिस करते हैं, और उससे फाइनली हमें ऑर्डर पता चल जाता है। तो यहां बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोलैरिटी कैपिटल एम, और ये किसमें होगा, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम किसका हो गया, लेट अस से कि सेकंड हो गया। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 × 10⁻², 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², और ये है 2 × 10⁻², ये हो गया 2 × 10⁻², 4 × 10⁻², और रेट आपको दे रखा है 246 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यूनिट आपको पहले ही दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, ऑर्डर निकालना है, और इन दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, अभी आ जाएगा। वैसे तो इजीली आप कर सकते हो ना। यहां पर बेसिकली इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, k इंटू a⁻x b⁻y, ठीक है। इनिशियली रेट अपने पास कितना है 2 × 10⁻⁻4। इन दोनों डेटा सेट पे चलते हैं। इन दोनों डेटा सेट में b का वैल्यू कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी b⁻y। a का वैल्यू डबल हो गया, तो ये कितना हो गया 2a⁻x, और अगली बार रेट कितना हो गया, इनिशियल रेट का जस्ट डबल, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2r। सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू कितना आएगा 1। वैसे भी दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि a को आप डबल कर दो, a को डबल कर दो और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाए डबल, इसका मतलब यहां पे पावर कितना होना चाहिए 1, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 विद रेस्पेक्ट टू a, ऑर्डर कितना आ गया 1। सिमिलरली अब यहां पे देख लो, a कांस्टेंट है, b डबल हो गया, b डबल हो गया और रेट डबल हो गया, b डबल है और रेट डबल है, 4 to 8 हो गया, तो बेसिकली b के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो फाइनली रेट एक्सप्रेशन अपने पास क्या आ गया, k इंटू a⁻1 b⁻1। रेट एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया। ऑर्डर कितना हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन का 1 + 1 2। रेट कांस्टेंट k, किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा सेट से मैं रेट निकाल सकता हूं क्योंकि एक्सप्रेशन तो डेवलप हो गया। रेट कितना है फर्स्ट वाले डेटा सेट में देख लेते हैं 2 × 10⁻⁻4। k का वैल्यू आपको निकालना, a की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁻2, b का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻2। ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बेसिकली यूनिट आप देख लेना। और लास्ट स्टेटमेंट क्या था कि a और b का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है,
इसी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है a रेस टू पावर 1 b रेस टू पावर 1, इसको डबल कर देंगे 2 टाइम्स तो 2 रेस टू पावर 1, इसको भी डबल कर देंगे तो 2 रेस टू पावर 1, तो टोटल अपने पास जो रेट है वो बेसिकली कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और कंप्लीट वर्क अगर दिखाना है तो कैसे दिखाना पड़ेगा, k इंटू ए रेस टू पावर 1 b रेस टू पावर 1, ये इनिशियल रेट है, फाइनल रेट को r' मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा a डबल हो गया b डबल हो गया, इनिशियल रेट और फाइनल रेट का रेशियो आपने निकाला तो ये कितना आ जाएगा 1/2, सॉरी हाँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/1, तो कितना आ गया 4/1। तो जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये फाइनल क्वेश्चन भी आपने बना लिया और ये भी बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का एक और है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। टी हाफ और ए का जो प्लॉट है, ये कर्व कर जो प्लॉट है इसको बता रखा है। 19th क्वेश्चन, टी हाफ और रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहां फ्लैट लाइन है, टी हाफ और ए के रेस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन है, और टी हाफ और 1/a के रेस्पेक्ट में अगेन ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो बहुत इजीली आ गया। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा तो कहां पर आएगा। और वैसे भी आपको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में एक रिलेशन होता है जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वहां से भी आप ये प्लॉट निकाल सकते हो। क्या रिलेशन होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n-1। तो यहां से भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। टी हाफ यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693/K, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं आता नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब ये देखते हैं सेकंड, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये कहाँ होता है जीरो ऑर्डर में। यहां जीरो पुट करोगे तो a0 रेस टू पावर -1 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो टी हाफ रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 आ जाएगा जब n का वैल्यू क्या हो 0। और वैसे भी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है a0 डिवाइडेड बाई 2k। तो टी हाफ और a0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बना रखा है। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ और 1/a में स्ट्रेट लाइन आता है। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 1/a0 के। तो 1/a0 और टी हाफ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन बना रखा है। तो यहां बेसिकली क्या हो जाएगा ऑर्डर सेकंड। ये तीनों आंसर हमने निकाल लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और यहाँ पे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशनशिप बनता है, ऐसा भी नहीं है कि ये ग्राफ आपको याद रखना है। एट एनी टाइम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, केवल ये पर्टिकुलर इक्वेशन पता होना चाहिए। और इनफैक्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए तो टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो हम याद भी कर सकते हैं। ओके।